हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन। वी आर अबाउट टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टुडे, एंड दिस डिसीजन ऑब्वियसली इज विच ऑप्शनल सब्जेक्ट टू चूज फॉर द यूपीएससी मेंस। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन एंड आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाई इट इज सो, बट आई कैन टेल यू दैट व्हेन स्टूडेंट्स try to take this decision, they don't usually follow a very scientific method. They decide it upon two or three considerations, and they may or may not make a very good choice. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बारे में डिसीजन लेते हैं, दो तीन सवाल अपने आप से वो करते हैं, कंसिडरेशन में लाते हैं, कुछ सलाह लेते हैं, कुछ एडवाइस लेते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं और फिर एक डिसीजन ले लेते हैं कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट शायद ठीक है। वो ठीक है या नहीं वो तो बाद में पता चलता है जब रिजल्ट आता है या जब उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी प्रिपरेशन को, उसकी तैयारी को। बट फैक्ट ये है कि जो क्राइटेरिया हैं डिसीजन के, वो डिटरमिन करेंगे कि डिसीजन कितना अच्छा था, कितना अच्छा हो सकता था। राइट, द वे यू डिसाइड leads to the quality of the decision, and how scientifically you decide is going to lead to either a very good outcome or not such a good outcome. Today we will discuss exactly how to do. In less than 20-30 minutes we will decide what is the best optional subject, and it will be the best, most scientific, most optimal analysis of this question you will ever do or you will ever need to do. इस क्वेश्चन को आज हम एक तरफ कर देंगे, बिल्कुल इसको डिसाइड करके फुल एंड फाइनल एक बहुत साइंटिफिक तरीके से। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा। आई विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू आस्क यू 10 क्वेश्चंस राइट नाउ, वन बाय वन, एंड आई वांट यू टू हैव अ पीस ऑफ पेपर हैंडी सो दैट यू कैन राइट योर स्कोर्स। मैं आपसे 10 सवाल पूछने जा रहा हूं अभी। आप एक पेपर रखिए अपने पास और उन 10 क्वेश्चंस का स्कोर आप लिखते चले जाइए। जो क्वेश्चंस होंगे दे आर रेटिंग स्केल्स। क्वेश्चंस में कुछ राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं है। देयर इज नो ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग एमसीक्यू। क्वेश्चंस आर बेसिकली क्वेश्चंस टू जस्ट जज योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी और इंक्लिनेशन और व्हाटएवर। आपको क्वेश्चंस के जवाब 0 से 10 के बीच में एक नंबर को चुन के देने हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है या मुझे ज्यादा लग रहा है, तो आप उसको 8 या 9 का स्कोर दीजिए। कम का लग रहा है तो कम का स्कोर दीजिए। तो ये रेटिंग स्केल्स हैं, ये राइट और रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। These are rating scales which I am about to ask you. You just have to simply rate your responses from 0 to 10 on the following questions, starting with this one. पहला क्वेश्चन, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, I am well versed with the subject and have had previous academic training in it. Simple question है, it's a very simple straightforward question. Have you had previous academic training in it or not? जैसे if you ask me this question, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें और मैं साइकोलॉजी को एनालाइज कर रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरा साइकोलॉजी अभी पॉइंट ऑफ फोकस है, मुझे साइकोलॉजी से पहले ये 10 क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे एक स्कोर मिलेगा आफ्टर आई डू दोज 10 क्वेश्चंस। then I can do the same thing for my other consideration, my other choice, which may be public administration or it may be philosophy. फिर मुझे उसका स्कोर मिलेगा, then I can compare the scores, जो exactly पता चल जाएगा कि एक्चुअली में किसमें मेरे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि हैव यू हैड प्रीवियस एकेडमिक ट्रेनिंग इन इट, क्या आपने पहले ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है। जैसे इफ आई वाज टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर साइकोलॉजी, I would say yes, because I have done clinical psychology masters, so I would give it a 8. If you ask me the same question for geography, I have had no academic training in geography, and so I would give it a 2. अगर आपने academic training या graduation में वो subject किया है तो आप ज़्यादा दीजिए इसको, और अगर नहीं किया है तो बस कम दीजिए, 2-3 दे दीजिए। और अगर किया हुआ है और आपके ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट है तो 8 या 9 या उस रेंज में दीजिए। रेंज इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है इन रेटिंग्स में। ये रेटिंग्स थोड़े सब्जेक्टिव हैं, इसीलिए ये चुने गए। मेरा दूसरा सवाल, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, आई हैव डीप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। दिस विल फोर्स यू टू रियली पॉज फॉर अ सेकेंड
and think about how deeply interested you are. आपसे उस सब्जेक्ट की रुचि के बारे में सवाल करा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी रुचि ज्यादा है, अगर आप में बहुत इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, बहुत क्यूरियोसिटी है, तो ज्यादा स्कोर दीजिए, नहीं है तो कम दीजिए। मुझे फॉर एग्जांपल फिलोसफी बहुत पसंद है और मैं एंजॉय करता हूँ फिलोसफी पढ़ना, फिलोसफी के बारे में डिटेल में जानना मैं चाहता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट है उसमें। आई वुड गिव दिस क्वेश्चन a score of 9 or 8 perhaps for philosophy। बट अगर आप मुझसे पूछें कि सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो सोशियोलॉजी में मैं 5 या 6 का स्कोर दूंगा। और अगर आप मुझसे पूछे ज्योग्राफी में, तो शायद मैं 3 या 4 का स्कोर दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या रेटिंग देंगे इसको, पर जो भी है आपके सब्जेक्टिवली जो आपको लगता है आप वो दीजिए और वो लिख लीजिए। तीसरा सवाल, माय थर्ड क्वेश्चन टू यू, I can easily name top 3 thinkers of the subject and know about their contributions। ये सवाल भी आपकी इंक्लिनेशन और उस सब्जेक्ट की नॉलेज बैंक को जान रहा है, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को जानना चाह रहा है ये क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कंसिडरिंग टेकिंग मैथमेटिक्स ऑप्शनल, मैथमेटिक्स, हैव यू हर्ड ऑफ ऑयलर और रामानुजन और पोंकरे और रीमन and any of the important mathematicians? If you have, then you have to rate this question higher. If not, then rate it lower। ये बिल्कुल आप इसमें biased मत होइए, बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दीजिए। अगर आ रहे हैं थिंकर्स पता है उसके तो ठीक है, ज्यादा दीजिए, नहीं पता है तो कम दीजिए। मेरा चौथा सवाल, my fourth question, now these questions will become a little bit deeper and a little bit more piercing and a little bit more penetrating because they will force you to introspect। चौथा क्वेश्चन पूछता है, the skill required for this subject is something I have in abundance naturally। Example, history requires voluminous reading, geography requires memorizing and visual information। ये क्वेश्चन जान रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट वांट्स टू आस्क कि जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट दैट यू आर कंसिडरिंग, what is the basic skill that it requires to do good at। For example, mathematics अगर हम कंसिडर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली उसके लिए बेसिक स्किल है लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए, जाहिर सी बात है। वैसे ही हिस्ट्री ऑप्शनल को समझने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए वॉल्यूमिनस रीडिंग करनी पड़ेगी, मेमोरी अच्छी चाहिए। तो क्या आप बहुत वॉल्यूम में किताबें पढ़ के ठीक रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो नहीं होगा, मुझे कुछ विजुअल चाहिए, मुझे कुछ छोटा चाहिए, या मुझे कुछ उस टाइप का चाहिए जिसमें ये हो ही नहीं, इस टाइप के कंसिडरेशंस। तो दिस इज द स्किल, इट इज आस्किंग यू व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अक्वायर नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड इफ यू हैव दो स्किल्स नेचुरली और नॉट। तो whatever you feel honestly, subjectively, just give it that score। Doesn't matter if it's 6 or 7 or 7 or 8, as long as it is in that range, it's okay। My fifth question to you, my mental skill set matches the requirement of the mains exam with respect to that subject। Now this question is asking, ये क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि जो मेंस एग्जाम में अच्छा करने के लिए उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो है आपके पास। पहले वाला क्वेश्चन जानना चाह रहा था कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए जो स्किल चाहिए वो है, आपको क्या लगता है। अगर है तो ठीक है, ज्यादा दीजिए, नहीं तो कम दीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो मेंस में रिक्वायरमेंट है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए बहुत अच्छा करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, क्या आपको लगता है कि वो आपके पास है। आपको नहीं भी पता अगर, फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज आपने अभी शायद एक्सप्लोर ना किया हो या एक्सपोजर अभी इतना ना हो आपको, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट लेके आप मेंस का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। प्लीज गो एंड रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेंस। लेट इट टेक 5 more minutes, it will be worth it। And honestly judge yourself by looking at those questions। Ask yourself ki what is the type of skill that is required। In philosophy, for example, very good conceptual clarity and very good language is required, to be very honest। Without it, you will not be able to do very well in philosophy। This I know because I have experienced it। All you have to do is look at the previous year questions
and judge it. This is not talking about simply just knowledge acquisition. This question wants to know if in the mains exam what is required, you have it or don't. To the best of your knowledge, judge करिए. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कुछ बीच का स्कोर दे दीजिए, 5-6 के आसपास स्कोर दे दीजिए. The sixth question, I not only understand the subject but can write well about it as well. देखिए ये एक और बहुत important question है, because you see the UPSC exam in the mains is most certainly to a large extent language dependent, unless that optional is math, in which case it is highly conceptual. So in the case of all other subjects, including literature subjects, you have to write a lot. आप पेपर 1 में, पेपर 2 में बहुत वॉल्यूम्स में लिखते हैं. लिखने की एबिलिटी कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, कुछ सब्जेक्ट में इतनी नहीं होती. ज्योग्राफी में ठीक है, चाहिए, पर इतनी नहीं चाहिए. पॉइंट्स और मैप्स और डायग्राम्स ज्योग्राफी में होते हैं तो काफी हद तक उससे काम चल जाता है. पर लैंग्वेज फिलोसफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली इंग्लिश लिटरेचर में या किसी और लिटरेचर में तो है ही. तो जो लिखने की कला है वो कितनी है अभी आज की डेट में आपके हिसाब से आपके पास, उसकी रेटिंग आप दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है, उचित लगता है. जस्ट मार्केट अकॉर्डिंग टू वट एवर इट इज बेस्ट यू कैन जज राइट नाउ. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. विल गो अहेड टू द 7th क्वेश्चन. मेरा 7वां सवाल. I can teach the subject effectively to a college fresher if asked to. See, this is a question which is really digging deep into your own level of intellectual depth of that subject. हो सकता है ये ना हो अभी. It might be that you are not able to teach that subject to anybody else because you are yourself a fresher. It's fine. It's fine. Just give it a low score. That is what you have to do. That is how the tool works. We are trying to make a decision. ये हम जो रेटिंग्स कर रहे हैं ये डिसीजन लेने के लिए हैं, अपने आप को जज करने के लिए नहीं है. ये हमारे डिसीजन में एड करेगा ये एनालिसिस. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप पढ़ा सकते हैं, आर यू एबल टू टीच इट. द फिलोसफी बिहाइंड दिस टेकन बाय रिचर्ड फाइनमैन, taken from Richard Feynman. Richard Feynman was a Nobel Prize winning physicist and one of the smartest people who ever lived. And he believed that if you want to really understand something and if you want to see if you have understood it, then try to teach it to somebody. Try to teach it to someone who is much younger to you, at a much lower level of growth than you. Teach a toddler or teach a high school student. See if you are able to do so. And if you are able to do so, then you have understood it. If you are not able to simplify the topic enough, then you yourself have not understood it. Richard Feynman का एक Feynman मेथड कहता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को समझना चाह रहे हैं, आपको ये जानना चाह रहे हैं कि आपको उसकी कमांड है, मास्टरी है, नहीं है, तो आप पढ़ा के देखिए. अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ा पा रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, तो आपको वो आ गया. अगर आप वो बच्चे को नहीं समझ में आया तो आपको भी समझ में नहीं आया. दैट इज द पावर ऑफ दैट मेथड एंड इट इज एक्चुअली वेरी पावरफुल. तो ये एक ऑनेस्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि अगर आपको बोला जाए कि आपको ये फिलोसफी या साइकोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाना है, क्या आप पढ़ा पाएंगे? अगर अभी वो नॉलेज नहीं है तो कम स्कोर दीजिए. अगर है नॉलेज और बहुत क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लैरिटी है, मास्टरी है, ग्रेजुएशन में किया है या जो भी है, जिस भी वजह से है, तो ज्यादा दीजिए. ज्यादातर लोगों का इसमें बीच में स्कोर रहता है. दैट्स एग्जैक्टली हाउ, दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स नॉर्मल. The 8th question. The syllabus of the subject overlaps with general study syllabus. Example, it has little overlap with GS, whereas geography has plenty, and so does public administration. Right? अगर आपका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो बहुत ओवरलैप है जनरल स्टडी से. मेंस में अगर आप देखेंगे ये जीएस पेपर 2 जो है इस नेविगेटर में, पूरा का पूरा पॉलिटी ही है. ऑल ऑफ इट इज पॉलिटी एंड सो मच ऑफ इट ओवरलैप्स विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. राइट? फॉर एग्जाम्पल सेम इकोनॉमिक्स, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स कंसिडर कर रहे हैं. अब इकोनॉमिक्स में जितना भी ये येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ये इकोनॉमिक्स है, तो साइजेबल पोर्शन है, मेंस में आता है, तो ओवरलैप है. अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हम तैयार करते हैं तो कुछ हद तक ये तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ये तैयार हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली हम ये तैयार कर लेंगे. अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज किया है तो ये सारा तैयार हो जाएगा इन द मीन टाइम. अगर हिस्ट्री चूज करा है तो ये तैयार हो जाएगा.
अगर ज्योग्राफी किया है तो ये हो जाएगा। तो खैर जो भी इसकी कैटेगराइजेशन है, पॉइंट ये है कि जब जनरल स्टडीज से ओवरलैप होता है तो एडवांटेज मिल जाती है। जीएस में टाइम कम हो जाता है, वो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है जीएस में। ये प्रीलिम्स में भी बहुत आपको हेल्प करेगी ये चीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, डू आस्क इट and try to reply to it honestly. It might not be that your level, your subject overlaps with GS. कोई बात नहीं, that's completely fine. आपका किसी क्वेश्चन में कम आएगा स्कोर, किसी क्वेश्चन में आपका स्कोर ज्यादा आएगा। यही इस टूल की इंटेलिजेंस इसी चीज में है कि ये एक्चुअल में रियलिटी बताए आपको। 9th question, second last question. There is plenty of study material and guidance available for the subject. The availability of not volume but the quality of information. Should you need guidance, you can find explanation videos on YouTube about the subject easily. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो कितने इजीली अवेलेबल है गाइडेंस और किस क्वालिटी की। अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग है, इट इज नॉट अ वेरी कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट में या टीचर्स में या स्टडी मटेरियल में, जितनी आपको शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाए, या आपको जितनी फिलोसफी या साइकोलॉजी में मिल जाए या सोशियोलॉजी में मिल जाए, जो थोड़े पॉपुलर ऑप्शनल्स है। यू नो, दिस इज द क्वेश्चन इट इज गोइंग टू आस्क यू, नॉट ओनली व्हाट इज स्टडी मटेरियल इन द मार्केट। ये जानना चाह रहा है कि आप एक बारी गूगल सर्च भी करिए, यूट्यूब सर्च भी करिए, क्या इंटरनेट में या यूट्यूब पे कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं बेसिक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन के लिए उस सब्जेक्ट के। अगर हैं तो वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और वो ये भी एक ऐसा सवाल है, कंसिडरेशन है, जो बहुत बाद में समझ में आता है, इसलिए आप इसको पहले ही कंसिडर कर लीजिए और जो भी आपको लगता है वो स्कोर दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। I can relate current events to the static parts of the subject. For example, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ेंगे जो प्रोसीजर्स हैं टू मेक लॉज, ऑर्डिनेंसेस होते हैं, फार्म लॉज होते हैं, और अगर इकोनॉमिक्स कंसिडर कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट, फार्म सोसाइटी, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी है, इकोनॉमिक्स से पर्टेन करता है, कुछ हद तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी करता है, कुछ हद तक शायद सोशियोलॉजी से भी करता हो, क्योंकि क्लास इनइक्वालिटी उससे बढ़ सकती है, वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दोस कंसिडरेशंस इट इज आस्किंग यू। मे बी your subject does not have anything to do with the current event at all. Maybe your subject is literature or some other subject which doesn't have a current affairs based overlap. Give it a low score. For example, if you consider psychology, तो पेपर 2 में कुछ भी आप चाहे कुछ भी ट्राई कर लें, आप कुछ हद तक करंट इवेंट से नहीं बच सकते। इवन इन साइकोलॉजी पेपर 2 में कुछ करंट इवेंट बेस्ड सवाल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के आते हैं, आ सकते हैं। फिलोसफी में भी ऐसा होता है, फिलोसफी पेपर 2 में भी ऐसा हो जाता है। तो ये पेपर 2 के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और भी इसकी वजहें हैं जो ये आपसे पूछ रहा है। तो ये एक्सरसाइज है, दिस इज द ऑप्शनलाइजर टूल एसेंशियली, बट यू हैव डन इन लेस देन 20 मिनट्स। आपने ये पूरा टूल एक्सपीरियंस किया, आपने इन क्वेश्चंस के जवाब दिए। आप चाहें आप इस वीडियो को रिवाइंड करें, देखें, थोड़ा विचार करें, जहां पर आपको जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है, आप सोचें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इट्स अ क्रिटिकल डिसीजन, इट इज अ मेक और ब्रेक टाइप डिसीजन। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको साइंटिफिकली ही करना चाहिए आपको। तो ये साइंटिफिक तरीका एक बना के अब आपके पास आ गया है, अब आप इसको कर सकते हैं, अब आप इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ बोनस which I want to tell you. See, these questions are not only designed to give you some output. आपने इन सब क्वेश्चंस का मान लीजिए स्कोर निकाल दिया आपने, किसी क्वेश्चन में आपके 3 आए, 4 आए, 5, 8, 9 वगैरह वगैरह, आपको उन स्कोर्स की फिर एवरेज निकालनी है। यू हैव टू कंप्यूट द एवरेज, सिंपली एड द स्कोर्स एंड डिवाइडेड बाय 10। आपको बस उन सब स्कोर्स के 10 क्वेश्चंस के स्कोर की एवरेज निकालनी है। जस्ट हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल द रेटिंग्स ऑफ द 10 क्वेश्चंस। You can do that by simply adding the values of the 10 ratings and then divided by 10. That is your score for that optional subject.
फिर मान लीजिए आप हिस्ट्री को सोशियोलॉजी से कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ मुझे हिस्ट्री में ज्यादा अच्छा रहेगा या सोशियोलॉजी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप वही सेम क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए करिए, स्कोर निकालिए, फिर उसके बाद वही सेम क्वेश्चन सोशियोलॉजी के लिए करिए, स्कोर निकालिए, फिर कंपेयर करिए. दैट इज हाउ यू नीड टू यूज दिस टूल. You need to answer all the 10 questions for the one subject, compute the score, take the average, compute the score. Then do the same thing for the other subject. Answer all the questions, compute the score, take the average, then see which one is more, which one is less, and if also see if there is a huge difference between these two scores. आपको ध्यान से बारीकी से देखना है कि जो अब आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, स्कोर्स कंप्यूट कर रहे हैं, उन स्कोर में डिफरेंस कितना आ रहा है. अगर डिफरेंस ज्यादा है तो क्लियर है, इट इज क्लियर कि आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए. जो सबसे ऊपर है, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर है, वो आपको लेना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है. साइंटिफिक डिसीजन यही है, यही कहता है. पर अगर बहुत आसपास हैं, व्हाट हैपेंस इफ द स्कोर्स ऑफ 2 or 3 सब्जेक्ट्स इज वेरी क्लोज एंड मे बी 1 or 2 पॉइंट्स ओनली. उस केस में आप अपने मन की बात सुनिए. लिसन टू योर गट. इफ द स्कोर्स आर वेरी क्लोज, लिसन टू योर गट. टेक द सब्जेक्ट इन विच यू हैव मोर इंटरेस्ट. अगर स्कोर बहुत ही करीब है तो अपनी रुचि, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी की आवाज सुनिए और उस डायरेक्शन में उसको लेके जाइए. ये है प्रॉपर साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग. आपको एक सब्जेक्ट के लिए ये क्वेश्चंस के आंसर देने में 10 मिनट लगेंगे. इट विल टेक यू नो मोर देन 10, 15, 20 minutes to answer all the questions for one subject, another 15, 20 for another. This is the exercise worth investing in. ये है एक ऐसी चीज जिसमें टाइम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लगाना चाहिए. एक ही बार लगाने की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद जो डिसीजन आएगा वो आपको क्लैरिटी दे देगा. अनदर थिंग, एक बहुत जरूरी चीज, all these questions are designed to make you introspect really deeply. ये आपसे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जिस तरीके से ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं सीरीज में, डिजाइंड इसी वजह से मैंने किए हैं ये, कि आपको वैसे ही क्लैरिटी हो जाए. आप क्वेश्चंस के बारे में जब पढ़ेंगे, जब सोचेंगे, तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी अंदर से. आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने हद तक मैं ठीक ले रहा था ये सब्जेक्ट और कितने हद तक ये मेरे मतलब की नहीं है डिसीजन. So that is the power of scientific decision making and the questions themselves. ये आपके पास टूल आ गया है, इसको यूज कीजिए. I have simplified it, I have made it bilingual, I have listed all the questions. Just use this, make a good decision. I hope that it brings you a lot of value. I hope that this decision makes you succeed, because इस डिसीजन पे अगर अच्छा लिया 20, 30, 40, 50 मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं मेंस में और बहुत फर्क पड़ जाता है. आई बिलीव इन मेकिंग माई ओन लक. मैं अपना लक खुद बनाना चाहता हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि खुद बने. और मैं मानता हूं कि साइंटिफिकली, रैशनली डिसीजन मेकिंग जब हम बार बार करते रहते हैं लाइफ में, व्हेन वी कीप डूइंग दिस रैशनल डिसीजन मेकिंग अगेन एंड अगेन, वी डू क्रिएट आवर ओन लक. आपको अपने सितारों पे या तारों पे या अपने हॉरोस्कोप पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. हालांकि यूपीएससी सब्जेक्टिव एग्जाम बोला जाता है, आपके हाथ में है. आपके पास टूल्स हैं, आपके पास एक साइंटिफिक, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, और आप खुद समझदार हैं. उन सब चीजों को यूज कीजिए, सक्सेस आपको मिलेगा ही. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.